कुंचनपुर गांव में रवि नाम का एक नाई था। वह बहुत ही चालाक था। वो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनकी कटिंग के मुंह मांगे पैसे लेता था। लोग भी उसकी मीठी मीठी बातों में उलझ जाते थे। एक दिन रवि अपने एक कस्टमर की कटिंग कर रहा था। तभी गांव की एक लड़की निशा वहां से निकल रही थी। तभी वो रवि को इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते देख मन में सोचने लगी, ये रवि नाई तो कितना ठगी है, गांव के लोगों को कैसे ठग रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वरना लोगों को ऐसे ही लूटता रहेगा। रवि नाई के बारे में सोचती सोचती निशा घर पहुंच जाती है। निशा के परिवार में वो और उसके पिता ही थे। निशा जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, निशा के पिताजी सुदेश निशा को देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही। मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो, बताओ। क्यों ना मैं हमारे गांव में खुद का सैलून डाल लूं? पर बेटा, गांव में रवि का सैलून है और वो बहुत पुराना है और सभी गांव वाले उसी के पास आते हैं। हाँ पिताजी, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है। सिर्फ लोगों के पैसे लूटता है और कुछ नहीं। मुझे उसको सबक सिखाना है। पर बेटा, वो तो बहुत पुराना है और गांव वाले उस पर यकीन करते हैं। पुराना है पर मेरी तरह टैलेंटेड नहीं। उसकी कटिंग में कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। पर अब तुम क्या करोगी? अब मैं खुद का सैलून खोलूंगी, यूनिक क्लासिक हेयर सैलून। और उस सैलून के लिए जगह? उसका इंतजाम मैं कर लूंगी पिताजी, आप चिंता न करें। आप बस सैलून खोलने की तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। दूसरे दिन निशा तैयार होकर सुबह सुबह गांव के गज्जू काका के घर पहुंच जाती है। गज्जू काका बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। निशा अंदर जाती है। गज्जू काका निशा को देखकर कहते हैं, अरे निशा बेटा, आओ आओ, बैठो बेटा। निशा गज्जू काका के सामने खाट पर जाकर बैठ जाती है। गज्जू काका निशा की ओर देखकर कहते हैं, बेटा, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है काका, बस थोड़ा काम था आपसे। बोलो बेटा। काका, मुझे आपकी बाजार के बीच वाली दुकान किराए पर चाहिए थी। अरे बेटा, किराए की क्या बात, दुकान तुम्हारी ही है। पर ऐसे अचानक कुछ नया शुरू कर रही हो? हाँ काका, मैं गांव में एक नया हेयर सैलून शुरू करना चाहती हूँ। पर बेटा, गांव में तो पहले से ही एक हेयर सैलून है, रवि का, और गांव के सारे बूढ़े से लेकर बच्चे जवान सब वहीं जाते हैं हेयर कटिंग करवाने। हाँ काका, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है। और वैसे भी पिताजी की तबीयत की वजह से मुझे गांव ही रहना पड़ेगा और मैं हेयर कटिंग में स्पेशलिस्ट हूँ, इसीलिए मैं इसी काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। गज्जू काका अंदर जाकर दुकान की चाबी लेकर आते हैं और निशा को दुकान की चाबी देते हुए कहते हैं, लो संभालो बेटा, ये दुकान आज से तुम्हारी। कुछ दिनों में निशा हेयर सैलून शुरू कर लेती है, पर कोई भी उसके सैलून में नहीं आता है। निशा बहुत उदास हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं पहले कुछ लोगों की फ्री में कटिंग करके मार्केटिंग करूं, जिससे मेरे सैलून का प्रचार हो सके। और फ्री हेयर कटिंग स्टार्ट करती है। थोड़े दिन में उसके सैलून पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। निशा गांव के लड़कों और आदमियों की उनकी पसंद के कटिंग करती है, जिससे सब लोग उसकी कटिंग से बहुत प्रभावित होते हैं और रवि की दुकान पर जाना छोड़ देते हैं। इस बात का रवि को बहुत बुरा लगता है। एक दिन वो निशा के पास आता है और कहता है, लड़की होकर हेयर सैलून खोल रखा है और मेरे सारे ग्राहक भी खा रही हो। चुपचाप अपना ये सैलून बंद कर दो और जाकर कोई दूसरा काम करो। रवि की बातें सुन सैलून में बैठे लोग भी बाहर आ जाते हैं। निशा रवि की बात सुनकर रवि को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले तो अपने ही गांव के लोगों को कटिंग के ज्यादा पैसे लेकर लूटते हो और फिर मुझे आकर धमकी दे रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे धमकी देने की? इतने में गांव के सारे लोग भी निशा का साथ देने आ जाते हैं और रवि को मारना शुरू कर देते हैं। गांव वालों की मार से बचकर रवि भाग जाता है। सोने का भिखारी। एक गांव में रामू और मंगल नाम के दो नाई रहते थे। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। रामू सरल स्वभाव का और एक दयालु इंसान था।
उसकी दुकान पर अक्सर एक बूढ़ा भिखारी आया करता था। रामू फ्री में उस भिखारी के बाल काट देता, अपना खाना उसे खिला देता और ठंड के दिनों में उसे गर्म कपड़े भी देता। दूसरी तरफ मंगल एक चालाक और कंजूस इंसान था। वह अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों से इधर उधर वाले लोगों की बुराइयां और चापलूसी से भरी बातें करता। भाई साहब, तुमने रमेश के लड़के के बारे में कुछ सुना? अरे हाई स्कूल में 3 बार फेल हो गया है। रमेश के सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। काश उसे आपके जैसे बच्चे मिले होते। रामू की पत्नी पेट से थी। एक रात रामू की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। रामू अपनी पत्नी को लेकर कुछ दिनों के लिए शहर में हॉस्पिटल चला गया। उस समय जब भिखारी गांव में आया तो उसने देखा कि रामू की दुकान बंद है। भिखारी मंगल की दुकान पर गया और बोला, बेटा, रामू की दुकान बंद है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगे और मेरे बाल काट दोगे बेटा? अरे बड़ो, क्या तुम मुझे रामू की तरह फालतू समझते हो? मेरी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। तुम्हारे बाल काटने का समय मेरे पास नहीं है, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे गंदे बाल काटूंगा तो मेरे हाथ और औजार गंदे हो जाएंगे। रही बात खाने की, तो मैं खाना होटल पर जाकर खाता हूँ। अब निकल लो यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। कुछ दिनों बाद रामू जब अपनी पत्नी को शहर से लेकर लौट रहा था तो उसने देखा कि बूढ़ा भिखारी सड़क पर गिरा हुआ है। रामू ने अपनी पत्नी को घर भेज दिया। बूढ़े भिखारी को कंधे पर डालकर गांव के डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। मैं इन्हें होश में नहीं ला पाऊंगा। शारीरिक कमजोरी और लगातार कई दिन भूखे रहने के कारण इनके शरीर में खून और ग्लूकोज की कमी हो गई है। तुम्हें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। रामू अभी अभी हॉस्पिटल से अपनी पत्नी की डिलीवरी कराकर आ रहा था। उसके काफी पैसे खर्च हो चुके थे। रामू के पास भिखारी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के पैसे नहीं थे। अगर बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है तो एक ही तरीका है, मुझे घर या दुकान में से कोई एक चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। घर गिरवी रख दूंगा तो पत्नी और बच्चों के लिए परेशानी होगी। दुकान ही गिरवी रख देता हूँ। कुछ दिन ज्यादा मेहनत करके दुकान को छुड़ा लूंगा। रामू ने अपनी दुकान गिरवी रख दी और बूढ़े को अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचा ली। लेकिन जब रामू गांव लौट कर आया तो उसने देखा कि मंगल ने रामू के बराबर में ही अपने बेटे के लिए एक और नाई की दुकान खुलवा दी है। गांव में 3 दुकानें हो जाने के कारण रामू का धंधा बिल्कुल ही मंदा पड़ गया। एक दिन रामू मंगल के पास गया और उसने विनती की, मंगल भाई, क्या तुम अपने बेटे की दुकान कहीं और शिफ्ट करवा दोगे? मैंने एक भिखारी की जान बचाने के लिए अपनी दुकान गिरवी रख दी थी। अगले 2 महीने में मैं अगर रकम नहीं चुका पाया तो मेरी दुकान हमेशा के लिए मेरे हाथों से निकल जाएगी। क्या मैंने तुमसे कहा था कि भिखारी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और उसका खर्चा उठाओ? मेरा बेटा कहीं दुकान शिफ्ट नहीं करेगा। तुम्हारी दुकान तुम्हारे पास रहे या ना रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। 2 महीने बीत गए और रामू दुकान छुड़ाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। बनिया उसके घर पर आकर धमकी दे गया कि अगले सप्ताह तक अगर पैसे नहीं मिले तो रामू अपनी दुकान भूल जाए। रामू बहुत चिंतित था। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। एक रात रामू को एक सपना आया। सपने में उसे वही बूढ़ा भिखारी नजर आया जिसकी उसने जान बचाई थी। रामू, तुम जैसे नेक दिल लोग दुनिया में बहुत कम हैं। बहुत साल पहले किसी ने मुझे वरदान दिया था कि मरने के बाद मेरा शरीर सोने में बदल जाएगा। मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। कल मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। तुम मेरे सर पर एक लाठी मारना, मेरा शरीर मरकर सोने का बन जाएगा। उसके बाद तुम अपने घर की आर्थिक स्थिति आसानी से सुधार पाओगे। अगले दिन जब रामू सोकर उठा तो रात में आए सपने के बारे में सोचने लगा। रामू को नहीं लगा था कि उसका सपना सच होने वाला है, लेकिन तभी उसे सामने से बूढ़ा भिखारी आता हुआ दिखाई दिया। नहीं,
मैं किसी के सिर पर डंडा मारकर उसकी जान नहीं ले सकता। तुम किसी की जान नहीं ले रहे हो, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। जाते जाते मैं बस तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। रामू ने कपकपाते हाथों से भिखारी के सिर पर डंडा मारा। भिखारी का शरीर जमीन पर गिर गया और सोने का बन गया। मंगल उस समय दुकान पर जा रहा था। उसने यह सब देख लिया। मंगल की लोभी बुद्धि ने सोचा, लगता है सुबह के इस समय कोई विशेष मुहूर्त होता है। अगर इस समय कोई घर के दरवाजे पर आए, भिखारी के सिर पर डंडा मारकर उसे मार दे तो उसका शरीर सोने का बन जाता होगा। मैं एक नहीं 3 भिखारियों को बुलाकर उन्हें मार दूंगा और उनका शरीर सोने का बना दूंगा। फिर मैं रामू से 3 गुना ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। उस दिन शाम को मंगल मंदिर पर गया और उसने 3 भिखारियों को अगले दिन सुबह सुबह अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। मैं हर पूर्णिमा को गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ। कल सुबह 7 बजे अगर आप तीनों मेरे घर पधारेंगे तो मुझे आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। बेचारे भिखारी अगले दिन खाना खाने के लिए मंगल के घर पहुँचे। हमें आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। दरअसल ये एक रिवाज है। मंगल, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने तीनों भिखारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर जोर जोर से उनके सिर पर डंडा मारने लगे। भिखारियों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मंगल के घर पहुँचे। तीनों भिखारी मर गए, लेकिन किसी का शरीर सोने का नहीं बना। गांव के प्रधान तक ये बात पहुंची कि मंगल ने 3 भिखारियों की हत्या कर दी है। मंगल पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा हो गई।